नमस्कार साथियों, आज वाले क्लास में अपन पढ़ेंगे भारत शासन सुधार अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आपका बीए द्वितीय वर्ष का राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस है, सेकंड वाला पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें आपके सिलेबस में दो टॉपिक दिए हुए हैं, भारत शासन सुधार अधिनियम और भारत शासन सुधार अधिनियम 1919। तो यहाँ मैंने लिखा है भारत शासन सुधार अधिनियम 1919, जिसे दूसरा नाम क्या है इसका, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। साथियों, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए भारत शासन सुधार अधिनियम 1919 का नाम नहीं देके आपको पूछ लिया जाता है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कौन सी अधिनियम को कहा जाता है, तो ये कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा जाता है। और जैसे मान लीजिए आपके जो राजस्थान विश्वविद्यालय की कक्षाएं परीक्षाएं, उसमें भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो इसमें आप भ्रमित ना हो। इससे पहले अपन पढ़ते हैं भारत शासन सुधार अधिनियम 1909, जिसे मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा गया है। तो ये दोनों में लगभग हर बार सवाल पूछा जाता है। तो मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अधिनियम को कहा जाता है, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है वो 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। तो आपको जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे को यहाँ सिर्फ 1919 और 1935 शासन सुधार अधिनियम, दो ही अधिनियम यहाँ पढ़ने हैं। तो साथ ही उसमें से सवाल जो है वो आपको 2 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है, और जो है 20 नंबर का सवाल भी इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि जो सवाल है वो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है परीक्षा में। अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है यहाँ। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो इसमें लगभग 8-10 विशेषताएं हैं कि जो 1919 का जो शासन सुधार अधिनियम है उनकी कौन कौन सी मुख्य जो बातें थी वो आपको पढ़नी है। जैसे आप नोटबुक या वगैरह उससे पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा विस्तार से दिया हुआ है। तो आपकी जो 9-10 बिंदु है वो मैं यहाँ आपको बोल के बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखिए कि भारत शासन सुधार अधिनियम जो 1919 है, जिसको मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, इस चीज में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो 20 अगस्त 1917 को भारत मंत्री मॉन्टेग्यू ने लॉर्ड सभा में भारत शासन सुधार की एक योजना रखी। यानी कि जो जिस समय भारत उपनिवेश रहा अंग्रेजों का, तो उस समय जो ब्रिटेन की जो संसद थी उसमें एक भारत मंत्री का पद होता था। यानी कि भारत जो ब्रिटेन के लोगों का शासन था, उस शासन को संभालने के लिए, उनको देखने के लिए भारत मंत्री का पद वहां की संसद में होता था। तो उस समय वहां भारत मंत्री के पद पर था मॉन्टेग्यू और गवर्नर जनरल था चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो इसको मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो 20 अगस्त 1917 को भारत मंत्री मॉन्टेग्यू ने लॉर्ड सभा में भारत शासन सुधार योजना रखी। इस योजना के निर्माण में गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड का भी योगदान रहा। यानी कि जो उस समय गवर्नर जनरल था वो चेम्सफोर्ड था, इस चीज का आप ध्यान रखें। इससे ब्रिटिश सरकार ने भारत में भारत शासन सुधार अधिनियम 1919 पारित किया। इसके निर्माण में योगदान के कार्य से मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। यानी कि इसको जो है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे वो कौन कौन से थे कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। ठीक है, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, यानी कि जो इसका पहला बिंदु रहा वो है केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया, यानी कि संसद का प्रावधान किया गया, जिसका एक जो सदन है वो केंद्रीय विधानसभा और दूसरा जो है वो राज्य परिषद रखा गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका यानी कि संसद के 2 सदनों का प्रारंभ केंद्रीय विधानसभा और दूसरा है राज्य परिषद। दूसरा जो प्रावधान किया गया, केंद्र राज्यों में शक्ति विभाजन, यानी कि केंद्र और राज्यों में शक्ति विभाजन किया गया। दूसरा है शक्ति विभाजन।
यानी कि इस अधिनियम में जो प्रावधान किए हुए केंद्र राज्य में शक्ति विभाजन, संघ सूची में 47 विषय, राज्य सूची में 51 विषय। राज्य सरकारों को पहली बार का अधिकार दिया गया था, तो केंद्र राज्यों में शक्ति विभाजन का प्रावधान किया गया है। ये दूसरा नंबर का प्रावधान। तो नंबर 3 की बात करते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ। यानी कि जो तीसरा है वो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ। यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ, यानी कि दो प्रकार का शासन, दो प्रकार के विषय, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। यानी कि राज्य सूची में दो प्रकार के विषय रखे गए, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय के तहत 22 और हस्तांतरित विषय यानी कि 29। यानी कि जो रक्षित विषय थे उन पर कानून निर्माण का कार्य गवर्नर जनरल को सौंपा गया, और जो हस्तांतरित विषय थे वो मंत्री परिषद के अधीन सौंपे गए। यानी कि जो इम्पोर्टेंट या जो महत्वपूर्ण जो अधिकार थे, विषय थे, उनको गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया, और जो कम महत्वपूर्ण थे उनको मंत्री परिषद को सौंप दिया गया। राज्य सूची के विषयों का विभाजन करते हुए रक्षित विषय गवर्नर जनरल के अधीन रख दिए गए, हस्तांतरित विषय मंत्री परिषद के अधीन मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा विधान परिषद सदस्यों से होती थी। यानी कि जो हस्तांतरित विषय थे वो मंत्री परिषद के अधीन रख दिए गए, मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा विधान परिषद सदस्यों में होती थी। अगर कोई नियुक्ति के समय विधान परिषद सदस्य नहीं था तो उसे 6 माह के अंदर सदस्य बनना आवश्यक था। यह मंत्री हस्तांतरित विषयों के लिए विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी बनाए गए। यानी कि जो ये इस प्रकार के मंत्री थे वो हस्तांतरित विषयों के लिए विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी बनाए गए। केवल हस्तांतरित विषयों के प्रति उत्तरदायी होने के कारण प्रांतों में पहली बार आंशिक उत्तरदायी शासन प्रारंभ हुआ। यानी कि ये बात आपको परीक्षा में भी पूछी जा सकती कि पहली बार प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन कौन से अधिनियम के तहत प्रारंभ हुआ, तो ये आपको लिखना है 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है। नंबर 4 है कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जो 1909 के अधिनियम में स्टार्ट कर दी गई थी उसका विस्तार किया गया। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार करते हुए सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी कि 1909 का जो अधिनियम था उसमें हरिजनों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया, और 1919 के अधिनियम में इसको और भी बढ़ा दिया गया। यानी कि सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। तो मैं यहां लिख देता हूं सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार। चुनाव प्रणाली का विस्तार। ठीक है। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार यानी कि सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। नंबर 5वां जो प्रावधान किया गया इसमें ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनी रही। यानी कि ब्रिटिश संसद को जो सर्वोच्च पहले माना जाता था उसकी सर्वोच्चता अब भी बरकरार रही। इस अधिनियम में संशोधन करने या समाप्त करने का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद के पास था, भारत संसद के पास नहीं था। यानी कि अधिनियम में कुछ भी काट छांट करनी या कुछ प्रावधान किया जाना है या इस अधिनियम को समाप्त किया जाना है तो ये सब अधिकार ब्रिटिश संसद के पास ही रहा, भारत संसद के पास नहीं रहा। नंबर 6 जो प्रावधान इसमें किया गया, केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। केंद्र में कार्यकारिणी परिषद सदस्य गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे, न कि भारत संसद के प्रति। यानी कि केंद्र में जो अनुत्तरदायी शासन की स्थापना हुई या की गई तो केंद्र में जो कार्यकारिणी परिषद सदस्य थे वो गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे, न कि भारत संसद के प्रति। ठीक है। तो ये केंद्र में अनुत्तरदायी शासन की जो प्रथा थी वो बनी रही। नंबर 7 की अपन बात करते हैं कि 7वां जो प्रावधान किया गया, इस अधिनियम के आधार पर 1923-24 में ली आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश से 1926 में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यानी कि जो 1919 का अधिनियम था उसके आधार पर 1923-24 में ली आयोग का गठन किया गया। ये आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती है। तो उसकी सिफारिशों के आधार पर 1926 में संघीय लोक सेवा यानी कि यूपीएससी जो है हमारे देश में
एग्जाम कंडक्ट करवाता है संघ लोक सेवा आयोग या केंद्रीय लोक सेवा आयोग, उसका गठन किया गया 1926 में। नंबर 8वां जो प्रावधान किया गया कि भारत में पहली बार राजनयिक का पद प्रारंभ किया गया, यानी कि राजनयिक का मतलब है यहाँ उच्चायुक्त। भारत में पहली बार राजनयिक का जो पद है उसका प्रारंभ किया गया। नंबर 5वां है राजनयिक का पद प्रारंभ। तो ये आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि भारत में उच्चायुक्त या राजनयिक का पद कब से प्रारंभ हुआ, तो 1919 के अधिनियम के तहत प्रारंभ हुआ। ठीक है। नंबर 9 जो प्रावधान किया गया, इस अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष बाद इसकी जांच के लिए एक रॉयल कमीशन गठित होगा। ये अधिनियम 1 अप्रैल 1921 को लागू हुआ, जो 1 अप्रैल 1937 तक लागू रहा। तो ये इस प्रकार के इसमें 8 प्रावधान किए गए थे मैन जो मैंने बता दिए है। अब आपकी जो नोटबुक है उसमें इसको विस्तार से दिया गया होगा। तो ये आप ध्यान रखें, किसमें से आपको 2 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है, 5 का भी, और इसको विस्तार पूर्वक भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसकी विशेषताएं आप ध्यान रखें। एक विशेषता में आएगा संघीय लोक सेवा आयोग का गठन। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन। तो ये जो मैंने प्रावधान किए गए थे वो आप एक बार लिख लें। एक बार मैं प्रावधानों को दोबारा से बताता हूँ आपको कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 है उसको मॉडर्न सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस चीज में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, सवाल इसमें आपको घुमाकर भी पूछा जा सकता है। तो इसकी जो पहली विशेषता है, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रारंभ हुआ, यानी कि संसद के 2 सदन, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। केंद्र राज्यों में शक्ति विभाजन, ठीक है, तो ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ, ठीक है, तो प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ कैसे, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय तो वो गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया और जो हस्तांतरित विषय थे उनको मंत्री परिषद के अधीन रखा गया। ठीक है। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया, यानी 1909 से सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली अस्तित्व में आ गई, लेकिन जो उसको बढ़ावा दिया गया वो 1919 के अधिनियम में भी उसको बढ़ावा दिया गया। जो सिख, ईसाई और अन्य भारतीय थे उनको अलग से उनको प्रतिनिधित्व दिया गया। ब्रिटिश संसद की जो सर्वोच्चता थी वो बनी रही, यानी कि अधिनियम में कुछ भी संशोधन करना था, काट-छांट करना या समाप्त करना था, उसका अधिकार ब्रिटिश संसद के पास ही था, भारत संसद के पास नहीं था। केंद्र में जो अनुत्तरदायी शासन था वो लागू रहा या बना रहा। इस अधिनियम के तहत 1923-24 में ली आयोग का गठन किया गया। तो ली आयोग की सिफारिश के आधार पर जो है 1926 में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत में पहली बार राजनयिक या उच्चायुक्त का पद प्रारंभ हुआ। और जो 9 नंबर है, इस अधिनियम के लागू होने के बाद 10 वर्ष के बाद, यानी कि इसकी जांच के लिए एक रॉयल कमीशन गठित होगा। और ये अधिनियम है 1 अप्रैल 1921 को लागू हुआ और 1 अप्रैल 1937 तक लागू रहा। तो ये बातें आपको भारत शासन सुधार अधिनियम जो 1919 है उसके बारे में पढ़ने में, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए इसकी विशेषताएं। अब अपन पढ़ेंगे भारत शासन सुधार अधिनियम 1935 में क्या कौन कौन से प्रावधान किए गए, प्रावधानों के बारे में। हाँ, तो साथियों यहाँ पर पढ़ते भारत शासन अधिनियम 1935 की 1919 के अधिनियम के समाप्त होने के बाद जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ। तो ये भी टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसकी भी कोई 9-10 विशेषताएं हैं, कौन कौन से प्रावधान 1935 के अधिनियम में किए गए वो तो अपन यहाँ पढ़ते हैं। तो नवंबर 1927 में जो साइमन कमीशन भारत आया, तो साइमन कमीशन का यहाँ भारत में विरोध हुआ। तो ये बात भी परीक्षा में पूछी जाती है कि साइमन कमीशन का विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, इसलिए यहाँ भारत ने उसका विरोध किया। तो नवंबर 1927 में 1919 अधिनियम की जांच के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ, जो जनवरी 1928 में भारत आया। इसमें एक भी भारतीय न होने के कारण भारतीयों ने इस आयोग का विरोध किया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इस कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया
और 1927 में गठन हुआ और 1928 में ये भारत आया। देशी रियासतों के सहयोग के कारण इस आयोग ने जांच की और 1930 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपी। 1933 में ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट पर श्वेत पत्र जारी किया। इस रिपोर्ट के आधार पर 1935 में ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया, यानी कि 1919 के अधिनियम की जांच के लिए एक आयोग गठित किया जिसको साइमन कमीशन कहा गया। उसका भारत में विरोध भी हुआ। उस आयोग ने ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के आधार पर है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम जारी किया गया। तो 1935 के जो शासन अधिनियम की कौन कौन सी विशेषताएं थी वो कौन सी हैं? तो अखिल भारतीय संघ का निर्माण का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया। शक्ति विभाजन यानी संघात्मक शासन का प्रारंभ हुआ। तो अखिल भारतीय संघ का निर्माण, पहली विशेषता अखिल भारतीय संघ निर्माण। अखिल भारतीय संघ निर्माण का प्रस्ताव, तो ये आप ध्यान रखें। दूसरा है शक्ति विभाजन। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया। इसमें हरिजनों को स्थान दिया गया। यानी कि 1935 के अधिनियम में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण जो है उसका प्रस्ताव पारित किया गया। शक्ति विभाजन यानी संघात्मक शासन का प्रारंभ हुआ। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, दोनों सूचियों का निर्माण किया गया। तो शक्ति विभाजन, संघात्मक शासन का प्रारंभ, यह ध्यान रखें। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार करते हुए हरिजनों को अलग स्थान दिए गए। नंबर चौथा जो प्रावधान किया गया, इस अधिनियम द्वारा सारे विषय मंत्री परिषद के अधीन कर दिए गए। गवर्नर नाम मात्र कार्यपालिका प्रधान रहा। तो ये एक प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम द्वारा जो सारे विषय थे वो मंत्री परिषद के अधीन कर दिए गए। गवर्नर के पास कुछ भी नहीं रखा। गवर्नर मात्र कार्यपालिका का प्रधान रहा। ठीक है। नंबर 5वां जो प्रावधान किया गया कि मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा राज्य विधानमंडल में से होती थी। ठीक है। अगर नियुक्ति के समय कोई राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं था तो उसे 6 माह के अंदर सदस्य बनना आवश्यक था और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाई गई। और जो मंत्रिपरिषद थी वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाई गई। इस प्रकार भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना, पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना। नंबर 4 पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना। तो यह ध्यान रखें, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ, यानी कि जो पहले 1919 के अधिनियम में अपन ने पढ़ा कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ, तो प्रांतों से हटाकर यहाँ केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। नंबर 5 है केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ। केंद्र में द्वैध शासन का जो प्रारंभ है वो रहा, यानी कि प्रांतों से हटाकर केंद्र में शासन 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। हस्तांतरित विषय मंत्री परिषद के अधीन और रक्षित विषय गवर्नर जनरल के अधीन रखे गए। केवल हस्तांतरित विषयों के प्रति मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी बनाई गई। इस प्रकार केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन प्रारंभ हुआ। नंबर 7वां जो प्रावधान किया गया, केंद्रीय व्यवस्थापिका की सदस्य संख्या बढ़ाई गई। नंबर 6 है केंद्रीय व्यवस्थापिका की सदस्य संख्या बढ़ाई गई।
यानी कि केंद्रीय व्यवस्था में की जो सदस्य संख्या थी उन सदस्यों की वृद्धि की गई। नंबर 8वां जो मोस्ट है, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के आधार पर 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसको सर्वोच्च न्यायालय नहीं कह सकते थे क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध अपील लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। यानी कि जो अपने भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी लगभग यहीं से प्रारंभ होती है, लेकिन इस समय इसको यहाँ सर्वोच्च न्यायालय नहीं कहा जा सकता था क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध जो है अपील लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। तो एक जो है नंबर 7 की संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम द्वारा। बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा को भारत से अलग, तो ये जो है छोटी छोटी बात आपसे पूछी जा सकती है कि बर्मा को भारत से अलग कौन से अधिनियम के तहत किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935। बरार को हैदराबाद के निजाम के अधीन रखा गया और अदन को ब्रिटिश उपनिवेश कार्यालय के अधीन रखा गया। तो बर्मा को जो है भारत से अलग किया गया। इस अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था, भारत संसद के पास नहीं था। तो ये जो विशेषता है वो अपन ने 1919 के अधिनियम में भी पढ़ी कि इस अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार जो है ब्रिटिश संसद के पास था, भारत संसद के पास नहीं था। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया जो भारत मंत्री के कार्यों में सहयोग के लिए बनाई गई थी। यानी कि जो भारत मंत्री का पद होता था लोकसभा में वहां, तो जो भारत मंत्री के सहयोग के लिए एक भारत परिषद की स्थापना की गई थी। यानी उसमें कुछ सदस्य थे तो भारत मंत्री का वो सहयोग करते थे। तो इस अधिनियम के द्वारा उस परिषद को समाप्त कर दिया गया जो भारत मंत्री के कार्यों में सहयोग के लिए बनाई गई थी। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। इस दिन 1919 का अधिनियम समाप्त हो गया। तो इसकी कुछ आलोचनाएं की हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। तो पंडित नेहरू ने इस अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र कहा। तो ये बात ध्यान रखें कि कौन से अधिनियम को, यानी कि आपकी परीक्षा में 2 नंबर का सवाल है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आलोचना के बिंदु भी हैं। पंडित नेहरू ने कौन से अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र कहा या 1935 के अधिनियम को क्या संज्ञा दी। तो पंडित नेहरू ने इस अधिनियम को जो है दास्ता का घोषणा पत्र कहा। दूसरा ही नेहरू एक दूसरी विशेषता की बताते कि इसे बिना इंजन के ब्रेक युक्त गाड़ी कहा। यानी कि ये जो रेलगाड़ी कहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे सड़ा हुआ बताया और मदन मोहन मालवीय ने ये कहा कि ये बाहर से प्रजातंत्र और अंदर से खोखला है। तो नेहरू है, जिन्ना है, मदन मोहन मालवीय है, तो इन्होंने इस प्रकार से कहकर इसको आलोचना की है। नेहरू ने इसे दास्ता का घोषणा पत्र कहा और दूसरी जो इसकी आलोचना की है बिना इंजन के ब्रेक युक्त गाड़ी कहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे सड़ा हुआ बताया और मदन मोहन मालवीय ने कहा कि ये बाहर से प्रजातंत्र और अंदर से खोखला है। तो ये जो है 1935 के अधिनियम में प्रावधान किए गए। तो साथियों ये आपसे परीक्षा में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। दोनों में से भारत शासन अधिनियम 1919 में से भी सवाल पूछा जा सकता है, 1935 के अधिनियम से भी सवाल पूछा जा सकता है। दोनों के जो प्रावधान है वो मैंने यहाँ बता दिए हैं। एक बार मैं दोबारा से यहाँ रिपीट करना चाहूंगा कि 1935 का जो अधिनियम हुआ, पहले तो बात करते हैं साइमन कमीशन की। यानी कि 1919 के अधिनियम की जांच के लिए आयोग आया 1927 में, जिस साइमन कमीशन कहा गया। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, उसका विरोध हुआ क्योंकि उसमें एक भी भारतीय उसमें सम्मिलित नहीं था। तो उस आयोग ने रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को पेश करी। उस रिपोर्ट के आधार पर एक नया अधिनियम जारी किया गया, उसको भारत शासन अधिनियम 1935 कहा गया। तो उसमें जो प्रावधान किए गए वो थे अखिल भारतीय संघ का निर्माण दल प्रस्ताव वो पारित किया गया। शक्तिवाद यानी संघ शासन का, संघात्मक शासन का प्रारंभ हुआ। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार हुआ और हरिजनों को अलग से स्थान दिए गए। इस अधिनियम द्वारा सारे विषय जो है मंत्री परिषद के अधीन कर दिए गए। गवर्नर नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान रहा। केंद्र में द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। बर्मा को भारत से अलग किया गया। संशोधन, इस अधिनियम में संशोधन करने का जो अधिकार वो ब्रिटिश संसद के पास बरकरार रहा।
इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, जो भारत मंत्री के कार्यों में सहयोग के लिए बनाई गई थी। और जो ये अधिनियम है वो 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ, तो इस दिन जो 1919 का जो अधिनियम था वो समाप्त हो गया। और पंडित नेहरू ने इसे दास्ता का घोषणा पत्र कहा, बिना इंजन की ब्रेक युक्त गाड़ी कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको सड़ा हुआ बताया और मदन मोहन मालवीय ने बाहर से प्रजातंत्र और अंदर से खोखला बताया। तो ये बात आप ध्यान रखिए, अपने आप नोट कर लें कौन सी विशेषताएं हैं। तो साथियों ये आप ध्यान रखें कि बड़ा सवाल इसमें आ सकता है, 5 नंबर का सवाल भी और 20 नंबर का। तो लिखना कैसे है वो आपके ऊपर इसको डिपेंड करता है। आप अपने नोटबुक से भी पढ़ते रहिए, क्योंकि नोटबुक में इसको और भी विस्तार से दिया गया है, ठीक है। तो लिख कर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते रहें, साफ हैंड राइटिंग लिखिए यहाँ पे। और क्वेश्चन को शॉर्ट में भी लिखना आना चाहिए आपको, विस्तार से भी लिखना आना चाहिए। तो ये आप जो है वो किस प्रकार से लिखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगली वाले क्लास में अपन आगे वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों